अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, बिल्कुल सेम यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करता है और फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। अगर आप रिकॉल करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, अगर वो किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप डिफाइन करने चलें तो वो बनेगा जी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में मैथमेटिकली लिख सकते हैं फाई बी। ठीक है, जिस तरह से हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ए लिखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको फाई बी लिखेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई ई और वो था जी ई डॉट ए। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बी और ए दोनों बोल्ड लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं बी के मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। फाई बी बराबर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, वो डिपेंड कर रहा है जी एरिया जिसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और वो डिपेंड कर रहा है जी एंगल पे जो कि बी और ए के दरमियान है। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है और एंगल पे ही डिपेंड करता है या फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या फिर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली लाइंस लिखी हुई हैं इसमें वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। ए क्या है, वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए होगी, एरिया ऑफ एलिमेंट के बराबर होगी, और ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है जी, एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और थीटा क्या है जी, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स बी एंड ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, या फिर उसकी वैल्यू बी ए कॉस थीटा कब आएगी। उसके लिए हम देखते हैं जी डायग्राम्स। सबसे पहले हम चलते हैं जी डायग्राम ए में। तो ए वाले डायग्राम में देखें जो एरिया है वो एरिया वेक्टर वो बी के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसलिए इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स है वो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आती है, ये अगर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ से देखिए एरिया वेक्टर जो है वो उसको कंपोनेंट्स में ड्रॉ करें तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा जो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है यहाँ पे, और एक उसका जो कंपोनेंट है वो फील्ड लाइन के अलोंग बनेगा। इन दोनों की वजह से आप फ्लक्स फाइंड करेंगे। जो पैरेलल है, बेस है, अगर आप देखें इसको एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का ये हिस्सा जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है और ये हिस्सा जो है इसका बेस बन रही है। ठीक है, और बेस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है हाइपोटेनस का, वो बन जाता है जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो आएगा ए कॉस थीटा। इस तरह से परपेंडिकुलर के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो जो लाइंस हैं अगर आप गौर करें तो वो लाइंस हैं वो एरिया में से पास नहीं करेंगी, परपेंडिकुलरली आपने पास करानी है। तो परपेंडिकुलरली सिर्फ वो लाइंस पास करेंगी जो कि बेस के अलोंग आएंगी। ठीक है, जो आपके पास ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही हैं जो कि साइन थीटा के लॉन्ग आ रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, एरिया एलिमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में चली जाएंगी। उनकी वजह से फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, इसीलिए जो हमारे पास फ्लक्स यहाँ पे आता है उसके साथ यहाँ पे हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वाले डायग्राम में देखें तो सेकेंड वाले डायग्राम में आपके पास जो एरिया वेक्टर है उसको ग्रीन एरो के साथ शो किया हुआ है और जो बी है वो फील्ड लाइन नज़र आ रही हैं। इस डायरेक्शन में देखें ए और बी आपस में पैरेलल हैं और तमाम की तमाम लाइंस
एलिमेंट ऑफ एरिया में से पास कर रही हैं, लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे फ्लक्स मैक्सिमम है। और एंगल बिटवीन बी एंड ए वो क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। इसमें देखें आपने एलिमेंट का एरिया इस तरह से रखा हुआ है और जो बी है वो सारे का सारा परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर पे, एंगल 90 बन रहा है। कोई भी लाइन एलिमेंट ऑफ एरिया में से पास नहीं कर रही, लिहाजा इस डायरेक्शन में, इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जी। इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लेस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस हो, वो प्लेन सरफेस ना हो, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हर पीस पे जो पैच बने वो बिल्कुल प्लेन बने। ठीक है, ये वही काम है जो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए किया था और हमने एक स्फीयर को डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से और कर्व्ड सरफेस आपके पास आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आपने क्या करना है, उस कर्व्ड सरफेस को डिवाइड कर देना है इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर एलिमेंट्स। हर एलिमेंट जो है वो एक प्लेन बनेगा and the flux through the whole curved surface is calculated by sum of the contribution from all the elements of the surface। और कहते हैं अगर हम टेस्ला की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो टेस्ला की डेफिनेशन होती थी जी न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, उसको हम यहाँ पे अगर पुट करें इस इक्वेशन में, बी डॉट ए वाले में, इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे बी की जगह आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर और ये जो ए है एरिया, एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करें, मीटर स्क्वायर और पर मीटर जो है 1 मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपके पास आंसर बचेगा फ्लक्स का वो बनेगा जी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, फ्लक्स का जो यूनिट बन रहा है वो न्यूटन मीटर पर एम्पियर है और इसका नाम है जी वेबर। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड वेबर और इसको WB से जाहिर करते हैं। आपने जब यूनिट लिखना है आप उसको वेबर भी लिख सकते हैं और उसको खोल के लिखना चाहें तो आप न्यूटन मीटर पर एम्पियर लिख सकते हैं। कोई सी भी एक नोटेशन यूज़ कर लें, गलत नहीं होगा, दोनों की दोनों ठीक होंगी और फ़ायदेमंद भी है, दोनों अगर आपको याद भी हो तो। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे वो मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी दोनों के दोनों नाम जो हैं वो बी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ये क्या होता है जी, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू बी। ये डेफिनेशन जो है ये भी आपने ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकालनी है। यहाँ से देखें आपके पास फ्लक्स है जी बी डॉट ए, इसको खोल के लिखा बी ए कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ले लें, फाइव बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से बी निकाल लें तो बी क्या बनेगा, बी बनेगा जी आपके पास, यहाँ से देखें फ्लक्स ओवर एरिया। ठीक है, तो आप फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन भी करेंगे, द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसके नाम आपने याद रखने हैं, इसको आप डिफरेंट नामों के ज़रिए डिफाइन भी कर सकते हैं और पूछा भी जा सकता है। फ्लक्स डेंसिटी पूछें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछें तो आपने इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज द फ्लक्स पर यूनिट area of a surface perpendicular to B, hence it is also called as flux density। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब के नाम एक ही चीज़ है, ये इसको आप एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इसका यूनिट आप डिफाइन करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए फ्लक्स का यूनिट वेबर और नीचे एरिया है तो वो पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप खोल के लिखें तो वही यूनिट बनेगा जो पीछे हमने पढ़ा था, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन आई द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, जिसको आप टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ कि जो 1 टेस्ला होता है ये एक बड़ा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का,
और ये बराबर होता है 10 पावर 4 गाज। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये MCQs के तौर पे आता होता है। ठीक है, और चलें अब आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 भी देख लेने हैं। देखें बहुत इजी सी है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है जी वेक्टर फॉर्म में। 40i-18 के एरिया जो है वो भी आपको दे दिया, के लॉन्ग है। आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं बी डॉट डेल्टा ए और इसको सॉल्व करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 19 × 10⁻⁴ वेबर। इस तरह से आपने 14.1 वाली इक्वेशन भी कर लेनी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।